हेलो फ्रेंड्स। इंडियन इकोनॉमी और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम जो कि आपका जेआईबी का सबसे पहला पेपर है, उसके चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 3 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1 और 2 में हमने देखा था कि हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसकी शुरुआत कैसे हुई थी, उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ था। फिर हमने देखा कि उसकी विशेषताएं क्या क्या है। उसके बाद हमने देखा कि ब्रिटिश के टाइम पे हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी रही। फिर हमने देखा कि 2008 तक इंडिया की इकोनॉमी कैसी रही, उसके बाद इंडिया की इकोनॉमी कैसी हुई, है ना। ये बहुत सारे पॉइंट्स हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर किए थे। तो आज हम शुरू करेंगे पार्ट 3। तो पार्ट 3 में हम लोग क्या-क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे कि हमारी इंडियन इकोनॉमी में क्या-क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए, है ना। स्ट्रक्चरल चेंजेस हमने पार्ट 2 में स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या होता है ये अच्छे से बता रखा है। तो उसमें हम पढ़ेंगे कि इंडियन इकोनॉमी पोस्ट कोविड-19 एंड सेक्टरल इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19। तो कोविड-19 आपको पता है 2019 में कोरोना आया था ना? बैंकों में हम लोगों को अच्छे से पता होगा क्योंकि हमने इसे बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस किया है। तो उसका हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा है और उसका जो हमारी इंडियन इकोनॉमी में जो भी सेक्टर्स हैं हमारे अलग-अलग, उस पे इसका क्या इम्पैक्ट हुआ है, इसे हम इस पार्ट में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा अ, यहाँ पे है स्ट्रक्चरल चेंजेस इन इंडियन इकोनॉमी, जिसमें पहला पॉइंट है इंडियन इकोनॉमी पोस्ट कोविड-19। कोरोना के बाद, कोविड के बाद हमारी इंडिया की इकोनॉमी कैसी रही? तो कोविड बहुत सारे लोगों को पता होगा लेकिन फिर भी मैं एक शॉर्ट में बता दूँ जिनको नहीं पता है कि कोविड-19 में क्या होता है ना कि एक वायरस था, कि वायरस की वज़ह से एक आप बोल सकते हैं को एक पैंडेमिक पैंडेमिक मतलब एक रोगराई आप बोल सकते हैं, जिससे क्या होता है वो इन्फेक्टेड होता है। किसी एक आदमी को छूने से या ये हवा में से जो वायरस होता है ना, वो किसी दूसरे आदमी को लग सकता है जिससे इसकी जो स्प्रेड होने की फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा होते हो जाती है। जिसे हम बोलते हैं पैंडेमिक, कोविड। सबको अच्छे से पता है, फिर भी एक बार मैंने बता दिया। तो बोलते हैं कि इंडियन इकोनॉमी पोस्ट कोविड-19 क्या थी? इन द लास्ट 4 डिकेड्स, इंडिया हैज़ फेस्ड 3 मेजर शॉक्स। तो बोल रहे हैं कि पिछले 4 डिकेड्स में ना, डिकेड डिकेड मतलब एक डिकेड में होते हैं 10 साल, तो इसे हम बोलते हैं 40 साल। तो पिछले 40 सालों में जो हमारा इंडिया है, उसको बड़े-बड़े 3 मेजर शॉक्स लगे हैं ना, 3 बड़ी-बड़ी घटनाएँ घटी है इंडियन इकोनॉमी में। कौन-कौन सी थी? कि 1991 बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। तो 1991 में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस आई थी, देखिए देखिए फ्रेंड्स, हमने देखा था लास्ट अगर किसी को नहीं पता है अच्छे से, तो पार्ट 2 पहले देख लीजिए, वहाँ पे मैंने अच्छे से बता रखा है। फिर भी यहाँ पे बता देती हूँ शॉर्ट में कि 1991 में क्या हुआ था, जो हमारी फॉरेन रिज़र्व खत्म हो गई थी ना, तो हमने हमारी जो तब की फाइनेंस मिनिस्टर थे, मनमोहन सिंह सर, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एलपीजी पॉलिसी लाई थी, लिबरलाइज़ेशन, प्राइवेटाइज़ेशन, ग्लोबलाइज़ेशन, जिसकी वजह से हम क्या हुए ना, बैंकरप्ट होने से बच गए, हमारा फॉरेन रिज़र्व बढ़ गया था, जो विदेशी भंडार होता है वो बढ़ गया था। व्हिच वाज़ फॉलोड बाय द मेजर लिबरलाइज़ेशन ड्राइव दैट राइज़्ड इंडियाज़ ट्रेंड ग्रोथ। जहाँ पे हमने लिबरलाइज़ेशन को अलाउ कर दिया और हमारी जो ग्रोथ है वो क्या हो गई, बढ़ गई। द 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस एंड द कोविड-19 पैंडेमिक। तो कौन-कौन सी 3 घटनाएँ थी जो महत्वपूर्ण थी? तो सबसे पहले था कि 1991 का जो हमने एलपीजी पॉलिसी लाया था। उसके बाद आया था कि 2008 की, 2008 में क्या होता है ना, एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, जिसकी वजह से एक पूरे विश्व में एक आर्थिक मंदी सी हो गई थी। है ना, आर्थिक मंदी में क्या होता है ना कि आप लोगों का बिज़नेस ठप हो जाता है, कोई भी ग्रोथ नहीं होता है ना। और उसके बाद आया था कोविड-19 पैंडेमिक, कोविड। सबको पता है कोविड कोविड पे मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। तो चलिए, अब यहाँ पे बोल रखा है इन्होंने कि कोविड के जो हमारे अर्थव्यवस्था पे क्या-क्या और कैसे-कैसे इम्पैक्ट हुआ है। बोल रहे हैं कि कोविड-19 वाज़ डिक्लेयर्ड एज़ पैंडेमिक बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन ऑन मार्च 11 March 2020 after being first reported officially in Wuhan, China towards the end of December 2019। तो बोल रहे हैं कि जो हमारा डब्ल्यूएचओ है ना, यहाँ पे डब्ल्यूएचओ क्या होता है ना, कि ये हमारी एक आप मान सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड की एक डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी होती है, जो क्या करती है ना, उसका काम ये होता है कि दुनिया में जितने भी इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं, मेंबर नहीं बोल सकते आप, सभी कंट्रीज़ को ये क्या करता है ना कि जितने भी ये मदद करता है, डायरेक्ट करता है, गाइड करता है। जब भी कोई हेल्थ इमरजेंसी आती है, जैसे कोरोना में, है ना? कोरोना क्या था? हमको नहीं पता था कोरोना आने वाला है, तब के टाइम में ये अचानक से आ गई थी। तो जितनी भी हेल्थ इमरजेंसीज़ होती है, उसमें लोगों को हेल्प करता है, ताकि लोगों की हेल्थ क्वालिटी जो है वो अच्छी रहे। उनको लोन देने का भी ये काम करता है। तो
उसने क्या किया था ना, जो उसने इस कोरोना को पैंडेमिक घोषित किया था, जिसकी शुरुआत चाइना से हुई थी ना, वुहान चाइना से हुई थी, जहाँ पे इसकी फर्स्ट केस को रिपोर्ट किया गया था दिसंबर 2019 में चाइना में कोरोना का सबसे पहला पेशेंट मिला था। Since the first COVID-19 case was recorded in Kerala on 30 January 2020, India has had three waves of infections as on June 2022, pushing its total caseload to the world's second highest. तो बोल रहा है कि हमारी जो इंडिया में कोविड की सबसे पहला केस आया था ना, वो कहाँ पे मिला था हमको देखने को? केरला में। यहाँ से आप लोग ये लाइन याद रखिए कि केरला में हमारा सबसे पहला कोविड पॉजिटिव पेशेंट हमें मिला था। लेकिन उसके साथ-साथ हमारे इंडिया को कितनी वेव्स को सामना करना पड़ा, 3 वेव्स। ही हैज़ हैड 3 वेव्स ऑफ इन्फेक्शंस। उसका जितने भी कोरोना का टाइम था ना हमारे, आई थिंक शायद 2019 से लेके 2022 तक का थोड़ा अच्छा खासा इसका पॉजिटिव एक पीरियड था। इस दौरान हमने 3 वेव्स का सामना किया। 3 वेव्स का हमें सामना करना पड़ा। पुशिंग इट्स टोटल केस लोड टू द वर्स्ट सेकंड हाईएस्ट। तो जितने भी पॉजिटिव हमारे पेशेंट्स थे ना इंडिया में, वो पूरे विश्व में दूसरे नंबर पे हमारा इंडिया था। मतलब इतने सारे पॉजिटिव पेशेंट्स हमारे कंट्री में थे। The government of India imposed a stringent lockdown during the initial wave due to the unexpectedness of the COVID-19 shock, pushing the peak date to September 16, 2020, when 0.97 lakh new cases were documented. तो बोल रहे हैं कि जो हमारा गवर्नमेंट है ना, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन लगाई थी ना 21 दिनों की। सभी लोग बंद थे लेकिन बैंक हमारा बेचारा चालू था। तो वहाँ पे क्या हुआ ना कि स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन लगाई बैंक ने, सॉरी गवर्नमेंट ने। शुरू के वे में क्या हुआ था ना कि अनसर्टेनिटी थी, मतलब अनएक्सपेक्टेडनेस था, पता नहीं था कुछ कोविड के बारे में। तब वैक्सीनेशन नहीं था, लोगों को पता नहीं था गर्म पानी पीने से हम लोग कोविड से बच सकते हैं। लगता था कि जैसे कि कोविड हो जाएगा तो मान लीजिए अब अभी मौत तय है। तो उस वक्त क्या होता है ना, स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन लग गई। फिर बोल रहे हैं कि जो पीक डेट मतलब जिस डेट पे पॉजिटिव केसेस ज़्यादा होती है। तो सितंबर 16 जो है ना 2020, ये क्या था ना, ये पीक डेट था जिस तारीख पे सबसे ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स हमारे देश में पाए गए। कितने थे वो? 90.97 लाख, मतलब 97,000 लोग पॉजिटिव पाए गए 16 सितंबर 2020 की तारीख को, जो हमारी कोविड की हिस्ट्री में पीक डेट था। उस सबसे ज़्यादा पेशेंट जो है उस तारीख को पाए गए। आगे कहना है इनका, ऑन जनवरी 16 2021 इंडिया लॉन्च इट्स वैक्सीनेशन प्रोग्राम। तो क्या किया ना, फिर वैक्सीनेशन आ गई ना, डब्ल्यूएचओ ने वैक्सीनेशन निकाली। और फिर 16 जनवरी 2021 को क्या हुआ, वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमने लॉन्च किया। वैक्सीनेशन मतलब टीकाकरण होता है ना, छोटे बच्चों का कराते हैं हम लोग टीकाकरण, ताकि किसी आने वाली बड़ी बीमारी से पहले से खुद को बचा सके। A number of factors responsible for the most severe economic impact on India, with the severity of the lockdown being the most frequently stated explanation. तो बोल रहे हैं जो भी फैक्टर्स होते हैं ना, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या करते हैं ना, एक नकारात्मक रूप से उसमें प्रभाव डालते हैं। जिसमें जिसमें जो लॉकडाउन की जो सेवरिटी है ना, जो गंभीरता थी लॉकडाउन की, वो वहाँ पे यहाँ पे बार बार यहाँ ने इन लोगों ने एक्सप्लेन कर रखा है। To fight the virus spread, India instituted one of the world's most stringent lockdowns in 2020. तो जो वायरस का वो स्प्रेड था ना यहाँ पे, जो छूने से या खांसने से छींकने से भी होता था, तो उसको कम करने के लिए, उसको कंट्रोल में लाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक जितने पूरे विश्व में जितने भी स्ट्रिंजेंट मतलब एक कठोर, बहुत ही आप लोग मान सकते बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही कठोर वाला यहाँ पे लॉकडाउन लगाया था हमने। जीडीपी contraction was more severe in countries with a higher stringency index। तो जीडीपी जो कम हुआ हमारा, जितनी भी कंट्रीज थी ना पूरे विश्व में, जिन लोगों ने एक कठोर सा एक स्ट्रॉन्ग सा लॉकडाउन लगाया था, उनका देश का जीडीपी क्या हो गया ना, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कम हो गया। जिसमें कौन कौन से देश आते हैं? इंडिया, अर्जेंटीना, इटली एंड यूके। तो इतने सारे देश हैं जिनकी जीडीपी में कंट्रैक्शन हुआ, जिनकी जीडीपी घट गई। अब जाहिर सी बात है, लॉकडाउन लगाएंगे तो बिजनेस ठप हो जाएंगी, दुकानें बंद थी, सभी लोग बंद थे, तो जीडीपी कहाँ से बढ़ेगी ना। तो यही यहाँ पे इन्होंने बता रखा है। आगे बोल रहे रिस्ट्रिक्टेड लॉकडाउन, जो भी अब क्या किया है ना,
अब गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर दुकानें बंद रखेंगे, बिज़नेस नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा हमारा भारत, है ना? इंडिया की ग्रोथ कैसे होगी? फिर क्या किया ना हमारी गवर्नमेंट ने, क्या किया, लॉकडाउन को धीरे-धीरे कम कर दिया। Restricted lockdowns and rising resilience of both firms and individuals in dealing with the infections mitigated the severity of the economic damage, and the second wave's economic impact is seen to be one third that of the first. बोल रहे हैं कि फिर गवर्नमेंट ने क्या किया कि फिर गवर्नमेंट ने धीरे 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 दुकानें चालू कर दी, धीरे धीरे लोगों का बाहर निकलना शुरू कर दिया। फिर क्या उसके बाद जो है ना, जो जो भी हमारे फर्म्स है, कंपनीज है, या फिर जो भी हमारे इंडिविजुअल, जो भी हमारे लोग हैं यहाँ के, उन्होंने क्या किया कि उनको एक तरीका मिल गया कि उनको जैसे भाप लेने से, वैक्सीन लगवाने से, फिर पानी पीने से, गर्म चाय पीने से, हम लोग को ये सब चीज़ें पता होने लगी कि अगर हम लोग गर्म पानी पिएँगे, हैंड वॉश करेंगे हर बार, फिर हमने क्या यूज़ करते थे ना, वो सैनिटाइज़र, सैनिटाइज़र यूज़ करने से, मास्क यूज़ करने से क्या होता था ना कि इन्फेक्शन की जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते थे। जिसकी वजह से जो इकोनॉमिक डैमेज, हमारी जो अर्थव्यवस्था को एक डैमेज पहुँची थी, जो एक हानि पहुँची थी, उसकी तीव्रता उन्होंने कम कर दी। जिसका परिणाम क्या हुआ कि जो हमारी सेकंड वेव आई ना, उस सेकंड वेव में हमारी जो अर्थव्यवस्था है, उसपे जो एक नकारात्मक प्रभाव पड़ा था, वो कम देखने को मिला। ये यहाँ पे बोल रखा है कि इन शॉर्ट क्या है ना कि जो हम जैसे लोगों को पता चल गया कि अभी हम घर से बाहर निकल सकते हैं। अगर हैंड वॉश यूज़ करेंगे, सैनिटाइज़र यूज़ करेंगे, मास्क यूज़ करेंगे तो हम अपने आप को बचा सकेंगे। तो फिर धीरे-धीरे लोग घर से बाहर निकलने लगे, जिसकी वज़ह से क्या हुआ कि जो हमारी एक इकोनॉमिक डैमेज हुआ था हमारी इकोनॉमी को, वो थोड़ा-थोड़ा कम हो गया, और द सेकंड वेव्स इकोनॉमिक इम्पैक्ट इज़ सीम टू बी वन थर्ड दैट ऑफ द फर्स्ट। फिर सेकंड वेव में जो हमारी इकोनॉमी को हानि पहुँची, वो फर्स्ट वेव से कम थी। मान लीजिए अगर सेकंड वेव में, फर्स्ट वेव में हमें 3 रुपए का नुकसान हुआ था, तो सेकंड वेव में सिर्फ 1 रुपए का ही नुकसान हुआ है। तो आगे बोल रहे हैं कि फ्रेंड्स, ये कोविड है, काफ़ी सारे लोगों को पहले से पता होगा जो मैंने यहाँ पे पढ़ा है। रिवाइज़ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में एक बार रिवाइज़ कर लेंगे। बोल रहे हैं सेक्टरल इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19। तो अभी ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए ना, हम क्यों पढ़ रहे हैं कोविड? कोविड पढ़ने का मतलब ये है कि हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में जितने भी सेक्टर्स थे, उन पे इस कोरोना के क्या-क्या इफ़ेक्ट हुए ना। तो बोल रहे हैं कि ड्यू टू स्ट्रिंजेंट रिस्ट्रिक्टिव मेजर्स, कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज वेर ऑलमोस्ट halted ड्यूरिंग द पैंडेमिक। तो क्या किया हमने, स्ट्रिंजेंट रिस्ट्रिक्टिव मेजर्स लगाए ना, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने लॉकडाउन लगाई, फिर लोगों को घर से बाहर निकलने से मना कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज होती है, कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज मतलब ऐसी सर्विसेज जहाँ पे आपका लोगों के साथ ज़्यादा संबंध आता है, जैसे कि बैंकिंग, बैंकिंग थी लेकिन हम बैंकिंग बंद नहीं कर सकते थे। यहाँ पे ना इन्होंने क्या बोला है, जो कि कॉन्टैक्ट इंडस्ट्री मतलब मान लीजिए होटल्स, रेस्टोरेंट्स, मूवी के जो हमारे थिएटर्स होते हैं, वो होते हैं, मॉल्स होते हैं, ये क्या है ना, ये एसेंशियल चीज़ें नहीं है, ये ज़रूरी चीज़ें नहीं है, ये सब क्या थी ना, ये सब बंद थी। हाल्टेड मतलब ऑलमोस्ट खत्म हो गई उनका, वो पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। The services sector, which encompasses the bulk of contact-intensive and non-essential activities in India। अब बोल रखा है कि हमारा जो सर्विसेज सेक्टर है ना, उसमें ज़्यादातर एक्टिविटीज, ज़्यादातर बिजनेसेस कौन से होते हैं, ज़्यादातर व्यापार कहाँ से होता है, कॉन्टैक्ट इंटेंसिव एंड नॉन इसेंशियल एक्टिविटीज। अभी देखिए, हमने बोला ना कि मॉल, या फिर आप बोल सकते हैं कि कोई रोड की जो भी बड़ी बड़ी दुकानें लगी हुई होती है, या कोई रेस्टोरेंट होता है, ये ज़रूरी चीज़ें नहीं होती है ना। ज़रूरी चीज़ें जैसे बैंकिंग थी, बैंकिंग भी हमारा कॉन्टैक्ट इंटेंसिव एरिया है, लेकिन फिर भी बैंकिंग यहाँ पे चल रही थी, सब लोग बंद, सबका बिजनेस बंद था, लेकिन बैंक बेचारा चालू था। अल्टरनेट डेज पे बोलो, 4 दिन के बाद बोलिए, लेकिन चालू तो था। तो जितने भी नॉन इसेंशियल चीज़ें होती है, नॉन इसेंशियल बिजनेसेस होते हैं, वो सब यहाँ पे चालू थे। यहाँ पे एक इन्होंने एक ग्राफ दिया हुआ है, एक शॉर्ट में समझ लेते हैं, ग्राफ दिया है, देखिए इन्होंने यहाँ पे दिया है 1991 का क्राइसिस में क्या हुआ था, फिर 2008 के क्राइसिस में, ये है ना, ये इंडिया के, ये ऐसे ऊपर नीचे मतलब ये इंडिया का ग्रोथ है ना, ग्रोथ रेट देखिए कितना डाउन हो गया था, देखिए 1991 में यहाँ पे, यहाँ से ये नीचे आ गया है। फिर यहाँ पे इन्होंने दे रखा है 2007-8, जब हमारा आर्थिक मंदी आया था 2008 का, यहाँ पे भी नीचे गया है। और देखिए 2019 में कोविड में तो ये पूरी तरह से डाउन हो चुका है ना। मतलब बोल रखा है कि हमारी इंडियन इकोनॉमी पे इन सारी तीनों घटनाओं के कैसे नकारात्मक रूप से यहाँ पे उसने हमारी इंडियन इकोनॉमी को प्रभावित किया है। आगे बोल रहे हैं यहाँ पे
यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो भी हमारी नॉन एसेंशियल एक्टिविटी, जो भी हमारे सर्विसेज सेक्टर में नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज़ है, उनको प्रभावित किया गया है नकारात्मक रूप से। जो ज़रूरी चीज़ें नहीं होती, जो ज़रूरी बिज़नेसेस नहीं होते, दे सफ़र द बर्न्ट ऑफ द पैंडेमिक्स इम्पैक्ट। तो सबसे ज़्यादा उनको सफ़र करना पड़ा, सबसे ज़्यादा तकलीफ उन्हीं को हुई। द पैंडेमिक हैज़ रिड्यूस्ड द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कॉन्टैक्ट इंटेंसिव बिज़नेसेस सच एज़ रिटेल ट्रेडिंग, होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स, एयर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स सर्विसेज एंड एजुकेशन। तो बोल रहे हैं कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी जो खराब हुई ना, मतलब सबसे ज़्यादा नुकसान किन-किन सेक्टर्स का, कौन-कौन से बिज़नेसेस का, कौन-कौन से व्यापारों को हुआ, तो वो हुआ सबसे पहले कि रिटेल ट्रेडिंग, है ना? रिटेल ट्रेडिंग मतलब हम लोग देखते हैं ना जैसे कि स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, तो जो गाड़ी पे या फिर आप बोल सकते हो कि ऐसे अ, रास्ते में ऐसे घूमते हैं ना, खुद के पास उनका जो भी बिज़नेस, जो भी सामान होता है, वो लोग के रास्ते में घूमते हैं, वो होते हैं स्ट्रीट वेंडर्स। फिर खाने-पीने की जो भी स्टॉल्स लगी होती है, वो हो गए, बिग बाज़ार वाले हो गए, या आप बोल सकते हो कि कपड़ों की दुकानों वाले, चप्पल की दुकानों वाले, ये सब क्या है ना, ये रिटेल ट्रेडिंग है ना, रिटेल यहाँ पे बिज़नेस करने वाले लोग हैं। उसके बाद होटल, होटल तो ऑब्वियसली बंद थे, कोई बाहर खाना नहीं खाता था। होटल थे, रेस्टोरेंट बंद थे, एयर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज़ है, फ्लाइट्स ये सब क्या थी, ये बंद थी। ट्रांसपोर्ट ही बंद था, लोग यहाँ से वहाँ नहीं जा सकते थे। ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स सर्विसेज़, अब ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स सर्विसेज़ मतलब क्या होता है ना कि ये बड़े-बड़े लेवल पे, मतलब मान लीजिए जैसे कि हमारे रोड्स हो गए, है ना? अभी लोग यहाँ से वहाँ जाना ही बंद थे, लॉकडाउन से तो ऑब्वियसली ये चीज़ें बंद ही रहेंगी। रोड्स बंद रहेंगे, रेलवेज़ बंद रहेंगी, या फिर आप बोल सकते हो कि मैरीटाइम, मैरीटाइम यानी कि जो पानी में होते हैं ना जहाज़ें, वो। वो मतलब जाने का हर एक, यहाँ से वहाँ जाने का हर एक तरीका जो था ना, वो सब बंद था। ये वो सब बंद था तो ऑटोमेटिकली ये बिज़नेसेस क्या हो जाएँगे, ठप हो जाएँगे। फिर एजुकेशन, एजुकेशन तो बंद ही था, स्कूल, कॉलेजेस सब लोग बंद थे ना, सब लोग घर पे थे। फिर रियल एस्टेट एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर वाज़ सेवरली इम्पैक्टेड बाय द पैंडेमिक। तो जो रियल एस्टेट मतलब जो भी हमारे दुकानें या रहने वाले घरों के रिलेटेड जो भी, या उसकी ज़मीन से रिलेटेड जो भी एसेट्स होते हैं, उसे रियल एस्टेट हम बोलते हैं। एंड दी ऑटोमोबाइल सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर तो सबको पता है कि जो गाड़ीज़, कार्स हम लोग बनाते हैं, जैसे टाटा मोटर्स हो गया, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया, या मारुति सुजुकी हो गया, ये क्या है, ये ऑटोमोबाइल सेक्टर के अलग-अलग नाम है बड़े-बड़े। तो इनमें भी क्या हुआ ना कि एक देयर वेर अ साइंस, 1 सेकंड। तो बोल रहे हैं कि द रियल एस्टेट एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर वाज़ सेवरली इम्पैक्टेड बाय द पैंडेमिक, बट देयर वेर साइंस ऑफ स्लोडाउन इन दीज़ सेक्टर्स प्रायर टू पैंडेमिक। तो बोल रहे हैं कि ये 2 सेक्टर्स है ना, वो पैंडेमिक में, कोविड में क्या हो गया ना, इन पे अच्छा खासा एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, लेकिन कोविड शुरू होने से पहले ही यहाँ पे क्या था ना, यहाँ पे स्लो डाउन था। ये लोग ग्रोथ नहीं कर रहे थे कोविड शुरू होने से पहले। फिर आगे बोल रखा है कि द इंडियन लेबर मार्केट सफर्ड अ सेवर डिक्लाइन ड्यूरिंग द फर्स्ट वेव ऑफ एपिडेमिक with unemployment hitting an all-time high and labor force participation plummeting। तो जो हमारे इंडिया का लेबर मार्केट है ना, जो भी यहाँ के मजदूर लोग हैं, उनको इस लॉकडाउन का सबसे ज़्यादा तकलीफ इन लोगों को हुई। देखिए ना हमने कैसे, जो भी लोग यूपी या बिहार से, या आप बोल सकते हैं जो भी दूसरे कोई भी हो, कौन-सा भी राज्य हो, जो भी लोग अपने घर से दूर रह के काम के लिए काम करने के लिए घर से दूर थे, तो वो अपने घर पे लौटना चाहते थे, लेकिन सभी ट्रांसपोर्टेशन बंद था, सभी लोग बंद थे, तो वो लोग बेचारे, आपने न्यूज़ में भी पढ़ा होगा कि कैसे पैदल चल रहे थे ना, इतनी हज़ारों किलोमीटर अपने छोटे-छोटे बच्चों को लेके, अपने पूरे घर के सामान को लेके, वो लोग पैदल निकल रहे थे ताकि वो अपने घर पहुँच सकें, है ना? अपने आप को सुरक्षित पा सकें, इसलिए सबसे ज़्यादा सफ़र ना इन लोगों को हुआ, सबसे ज़्यादा। फिर बोल रहे हैं कि विथ अनएम्प्लॉयमेंट हिटिंग एन ऑल टाइम हाई एंड लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन प्लमेटिंग। अब जाहिर सी बात है, दुकानें बंद थी, बिजनेसेस बंद थे, तो क्या होगा ना, इन लोगों को बेचारों को कौन काम देगा। फिर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, बेरोजगारी बढ़ गई, और जो लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन था जीडीपी में, वो कम हो गया, प्लमेट हो गया। रिवर्स माइग्रेशन फ्रॉम अर्बन टू रूरल एरियाज राइज डिमांड फॉर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। तो क्या हुआ ना, एक रिवर्स माइग्रेशन हो गया। रिवर्स में एक दो फ्रेंड्स, 2 टर्म्स होती है। एक तो होता है माइग्रेशन, एक तो होता है रिवर्स माइग्रेशन। माइग्रेशन में क्या होता है ना कि हम लोग रूरल एरिया से, ग्रामीण एरिया से शहरों में ट्रांसफ़र करते हैं, और रिवर्स माइग्रेशन में क्या होता है ना, हम लोग शहरों में से वापस गाँव में आते हैं। तो फिर क्या वही शुरू हुआ, रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो गया, और जिसकी वज़ह से क्या हुआ, अब ये लोग शहरों से गाँव में आएँगे, तो गाँव में खाएँगे क्या ना? गाँव में बिना काम के पैसे कहाँ से कमाएँगे? तो यहाँ पे एक स्कीम होती है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम।
तो इस स्कीम के तहत क्या होता है ना कि ये एक ना फ्रेंड्स एक एम्प्लॉयमेंट स्कीम है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम होता है, जिसके तहत क्या होता है ना, जो भी हमारे अनस्किल्ड, जो भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जो हमारे अनस्किल्ड या कम पढ़े लिखे लोगों को 100 दिन की मान सकते हैं 100 दिन के लिए यहाँ पे काम दिया जाता है उनको, ताकि ये कम से कम उतना तो पैसा कमा सके। फिर इस स्कीम की जो रिक्वायरमेंट है, डिमांड जो है वो बढ़ गई, काफ़ी सारे लोग काम माँगने लगे। फिर आगे क्या हुआ कि ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज़, ये सब क्या था ना, ये फर्स्ट फेज़ में था, जबकि अनसर्टेनिटी थी, हमको पता नहीं था कि हमको करना क्या है। फिर आगे बोल रखे हैं द सेकंड एंड थर्ड वेव्स हैड अ लिटिल इम्पैक्ट। फिर धीरे-धीरे हम लोग इन सारी चीज़ों से फ़ैमिलियर होने लगे, हमें पता चला कि क्या करना है, कैसे करना है। फिर सेकंड और दूसरे और तीसरे वेव में हम लोगों को जो इम्पैक्ट हुआ वो थोड़ा कम हुआ एंड वर्क कंडीशंस हैड स्टेबलाइज़्ड। लोग फिर वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया, कुछ-कुछ लोग फिर ऑफ़िसेज़ जाने लगे और उनका रूटीन जो है वो एक अच्छे से फिक्स हो गया, स्टेबलाइज़ हो गया। बिकॉज़ ऑफ द लॉकडाउन, इन्वेस्टमेंट डिमांड सीज्ड सॉरी। तो अभी लॉकडाउन लगा लगा हुआ था। अभी पता नहीं हम लोग ज़िंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे, किसी को यही नहीं पता था, तो इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, हैं? इन्वेस्टमेंट मतलब कि जहाँ पे आप पैसा लगाते हो या ऐसी चीज़ें जहाँ से आपको पैसे के फॉर्म में या मनी के फॉर्म में आपको रिटर्न मिलता है, वो होता है इन्वेस्टमेंट। तो खुद के ही बारे में पता नहीं था, तो इन्वेस्टमेंट भी क्या हुआ ना कि रुक गया, समाप्त। लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया। ड्यूरिंग द क्वार्टर 1 ऑफ 2020 टू 2021, इस क्वार्टर में इन्वेस्टमेंट काफ़ी हद तक बंद हो चुका था एंड एक्सपीरियंस द मोस्ट सीवियर कंट्रैक्शन। और उसके साथ-साथ कम, बहुत ही कम हो गया था। कम मतलब ऑलमोस्ट बंद ही था। The recovery in gross fixed capital formation has been expedited mainly mostly to active government investment। तो बोल रहा है कि ये जो सेक्टर है ना हमारा, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो यही एक सेक्टर था जिसने कि अच्छा थोड़ा बहुत रिकवर हुआ था कोरोना में। वो भी क्यों हुआ था, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसमें अच्छा खासा पैसा लगाया था। अब आप लोगों को लगेगा कि ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है ना, तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये ना एक इंडिकेटर होता है जो कि ये बताता है कि कोई भी देश अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को कितना डेवलप बना रही है ना। सरल भाषा में बस इतना समझ लीजिए यहाँ पे कि जो भी एक जीएफसीएफ हमारे देश की इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जानकारी देता है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रेलवेज, पुल्स, सड़कें, नई नई फैक्ट्रीज। तो किसी भी देश के जीएफसीएफ को देख के आपको ये पता चलता है कि कोई भी देश अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना खर्चा कर रहा है, कितना इन्वेस्ट कर रहा है। ये एक इंडिकेटर होता है जो ये दर्शाता है हमें। तो बोल रहे हैं द ओनली सेक्टर दैट पॉजिटिवली कंट्रीब्यूटेड टू द इन्वेस्टमेंट। अब यही एक सेक्टर था जिसने पॉजिटिवली एक अपना कंट्रीब्यूशन दिया, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट डिमांड थोड़ी सी बढ़ गई थी। तो आगे बोल रखा है the agriculture remained robust in terms of production during the pandemic, since agriculture and allied activities were spared from the lockdown restrictions। तो बोल रहे हैं कि जो भी हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है ना, जो भी हमारी खेती बाड़ी करने वाले लोग थे यहाँ पे, उन वो लोग एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा रोबस्ट रहा, मतलब अच्छा खासा रहा। क्यों क्यों रहा, क्योंकि ये पैंडेमिक जो भी रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे पैंडेमिक में लगे हुए थे ना, उससे ये काफी हद तक दूर थे ना। हमने देखा ना, जो भी हमारे रिलेटिव थे, जो भी खेती बाड़ी करते थे, वो लोग क्या किया करते थे, हम लोग बेचारे लॉकडाउन में रूम पे बैठे रहते थे, लेकिन वो नहीं, वो उनका रूटीन जो है वो अच्छे से चल रहा था। वो खेती में जाते थे, अपना काम करते थे, खाते थे, पीते थे अच्छे से। फर्स्ट फेज में ऐसा होता था। फिर आगे बोल रहे हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग एंड माइन बाकी जो सेक्टर्स है ना, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग एंड क्वायरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई, ऑल सॉ सिग्निफिकेंट ड्रॉप्स विथ मैन्युफैक्चरिंग रीचिंग अ न्यू लो। मतलब बोल रहे हैं जो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था हमारा, तो मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या होता है ना कि कंपनीज में जो भी हमारे रॉ मटेरियल को यूज करके फाइनल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जो भी चीजें बनती है, वो होता है मैन्युफैक्चरिंग। फिर आता है माइनिंग एंड क्वायरिंग। अभी माइनिंग में क्या होता है ना कि हम खुदाई करके जमीन से जो भी खनिज या धातुओं को निकालते हैं, जैसे कि हो गया हमारा कोयला, सोना, चांदी, ये सब हम कैसे निकालते हैं, क्वायरिंग करके निकालते हैं, सॉरी माइनिंग करके निकालते हैं। और क्वायरिंग में हम क्या निकालते हैं, जो भी हमारी बालू या पत्थर होते हैं ना, जो भी नदियों के किनारे में होते हैं, सॉरी किनारे में नहीं, जो उस एरिया को पता नहीं मुझे क्या बोलते हैं, उसे वहां से निकालते हैं पत्थरों को। तो
आगे बोल रहे हैं कि फिर क्या हुआ ना, जो बाकी सारे सेक्टर्स भी थे, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, इनमें भी काफ़ी हद तक डिक्लाइन हो गई है, काफ़ी हद तक कम हो गया। और मैन्युफैक्चरिंग रीचिंग अ न्यू लो, मैन्युफैक्चरिंग में तो इतना लो हो गया जो आज तक कभी नहीं था। माइनिंग एंड क्वेरिंग ऑन द अदर हैंड हैड बीन अंडर परफॉर्मिंग फॉर सम टाइम एंड वेर डिक्लाइनिंग प्रायर टू कोविड। तो ये जो माइनिंग और क्वेरिंग सेक्टर में जो डिक्लाइनेशन था, जो ग्रोथ की कमी थी, वो तो कोविड शुरू होने से पहले से ही था। फिर आगे उन्होंने बोला है कि manufacturing, which had led the recovery following the first wave, remained strong during the second wave. तो मैन्युफैक्चरिंग जो कि हमारा पहली वेव में बहुत ही लो हुआ, उसकी ग्रोथ बहुत ही कम थी, वो धीरे धीरे सेकेंड वेव में अच्छे से एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर बन के रहा, अच्छा सा ग्रोथ उसका हुआ। The recovery has been uneven among services with financial, real estate, and professional services, as well as public administration, defense, and other services, gaining traction and exceeding their respective pre-pandemic level. अब बोल रहे हैं कि जो सर्विसेज सेक्टर में काफ़ी सारे जो भी एक्टिविटीज होती है, बिजनेसेस होते हैं, जॉब्स होती है, उनमें से जो भी रिकवरी थी ना, वो जो रिकवरी मतलब अ, आपकी पुराने स्टेप पे वापस से जाना, पुराने स्टेज पे वापस जाने। तो इतने सारे सेक्टर्स थे, जैसे कि फाइनेंशियल था, रियल एस्टेट था, प्रोफेशनल सर्विसेज। फाइनेंशियल मतलब बैंकिंग, या बैंकिंग, इंश्योरेंस जो भी होता है। रियल एस्टेट मतलब घरों से रिलेटेड होता है। प्रोफेशनल सर्विसेज मतलब आप लोगों को पता होगा कि जैसे डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, या सीए हो गया, जिन्होंने एक स्पेसिफिक नॉलेज ले रखी है स्पेसिफिक एरिया में, वो अपने आप में प्रोफेशन है। फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है कि डायरेक्टली लोगों से कॉन्टैक्ट होता है, जैसे हमारा कलेक्टर ऑफिस हो गया, या हमारा आप बोल सकते हैं पंचायत ऑफिस हो गया, तलाटी ऑफिस होगा, ये क्या है, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है। डिफेंस आपको पता है, आर्मी, नेवी, एंड अदर सर्विसेज भी इसके साथ-साथ। तो ये सारे जो सेक्टर्स है ना, ये सारे, ये जल्दी रिकवर हो गए, है ना? अपनी जो पहली स्टेज थी ना, प्री पैंडेमिक लेवल पे जल्दी वापस आ गए। लेकिन जो बाकी सेक्टर्स थे, मतलब जैसे रिकवरी इन द ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग रिलेटेड सेक्टर्स ऑन द अदर हैंड हैज़ बीन ग्रेजुअल। लेकिन ये बाकी सारे जो सेक्टर्स थे ना, जैसे कि ट्रेड ट्रेड मतलब कि आपका जो व्यापार होता है ना, आपकी दुकानें जैसी होती है, ट्रेड या होटल, रेस्टोरेंट, इन सेक्टर्स को रिकवर होने में थोड़ा टाइम लग गया। डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी आर रिकवरिंग एट डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी आर रिकवरिंग टू वैरिंग डिग्रीज। तो हमारे अर्थव्यवस्था में जितने भी अलग-अलग सेक्टर्स थे ना, वो अलग-अलग डिग्रीज पे, अलग-अलग लेवल पे रिकवर होते हैं। कोई जल्दी रिकवर हो रहा था, तो किसी को रिकवर होने में वक़्त लग रहा था। व्हाइल एग्रीकल्चर सर्वाइव्ड द पैंडेमिक्स मल्टीपल वेव्स, इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्शन आर ऑन द रिबाउंड। तो बोल रहे हैं कि एग्रीकल्चर जो हमारा सेक्टर था ना अकेला, वो पैंडेमिक की जितने भी वेव्स आए ना, उसमें खुद को उसने बचा लिया है ना, उस पर ज़्यादा इसका इम्पैक्ट नहीं हुआ। कोविड का नकारात्मक प्रभाव एग्रीकल्चर पे नहीं हुआ। फिर उसके साथ-साथ इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन जो है ना, हमारे अभी रिबाउंड हो रहे हैं, मतलब रिकवर उन्होंने अपने आप को कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका पार्ट 3 खत्म होता है। थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।